नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी जी। 2 अप्रैल 1956 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे अधीर रंजन चौधरी जी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर संसदीय सीट से तीसरी बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अधीर रंजन चौधरी जी से आज हम तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। अधीर रंजन जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बतौर रेल राज्य मंत्री आप देश के लिए करना क्या चाहते हैं? देखिए, आप ये देख रहे हैं मेरे सामने स्वामी विवेकानंद जी है, जिनकी सारे दुनिया की आम जनता के लिए एक मैसेज छोड़े थे कि गरीब लोगों को सेवा करना भगवान को सेवा करने के बराबर होते हैं। तो मैं इसी दृष्टिकोण से मैं ये सारे चीज़ को देखता हूँ कि आम जनता को किसी हालत से किसी तरीके से अगर सेवा मुहैया किया जाए तो मैं इसी को पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा कामयाब दोनों ही समझता हूँ। इसी दिशा पे मैं कोई भी काम हर वक्त करता हूँ। सिर्फ दिशा यही रहते हैं कि सर्विस दिया जाए आम जनता को, बस। अधीर जी, एक बड़ा सवाल हर बार खड़ा रहता है जब भी यात्री अपनी टिकट के लिए आरक्षण केंद्र पर जाता है तो उसे अधिकांश समय तो आरक्षण मिल ही नहीं पाता, टिकट कन्फर्म ही नहीं हो पाती। रेलवे ऐसी कौन सी व्यवस्था करेगा कि रेल यात्रियों को कन्फर्म टिकट तो कम से कम मिले? पहले ऐसा था कि 4 महीना पहले एडवांस बुकिंग की इंतजाम था, तो इसमें हम लोग देखा कि बीच में कोई बिचौलिया लोग फ़ायदा उठाते जा रहे थे। तो इसलिए हम लोग क्या किया, 4 महीने से घटाकर 2 महीना एडवांस बुकिंग के लिए हम लोग रखा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन में, जैसे कि आज 1 मिनट में 2200 कई टिकट रिजर्व किया जाता है सारे हिंदुस्तान मिलाकर। इसको हम बढ़ा के 7200 पर मिनट टिकट कंफर्मेशन ऑनलाइन हम लोग करने का इंतजाम करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होते हैं। रेल का ही अपना PSU है, उनको ऊपर हम जिम्मेवारी दे रहे हैं कि ये रेल टिकट रिजर्वेशन एंड कन्फर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी के और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम कर सके तो ये जो मतलब रिजर्वेशन की बहुत सारे सुविधा होगी। एक चीज़ और देखने में आता है कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्लो चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, कारखाने तक सही समय से नहीं लग पाते। हर बार रेल बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन समय से पूरी नहीं हो पाती। इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारा ये रणनीति आपने इस बजट में देखे हैं कि हम लोग मतलब 347 ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट को हम लोग चुना है, जिनको हम कमिटेड फंड, मतलब जिन प्रोजेक्ट को लिए हमें फंड देना कटिबद्ध, और इसके लिए हमें जो राशि की ज़रूरत होंगे वो कम से कम 1,47,000 करोड़। ऐसा तो अगर हिंदुस्तान में जितना प्रोजेक्ट घोषित हो चुके हैं, आपने सही कहा, ये सबको चिंता है। आप जो सवाल पूछे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सवाल आम जनता की सवाल आपने मुझे पूछ रहे हैं। अगर सुनकर आप हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में जितना रेलवे प्रोजेक्ट घोषित हुआ लेकिन ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं हुई, अगर इस सारे को जोड़ा जाए उसमें 4.5 लाख करोड़ रुपया की इसी वक्त ज़रूरत है। तो हमें इतना रुपया कहाँ, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना राशि कहाँ से आएगा, इतना साधन हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें स्ट्रैटेजिक वे में हमें आगे चलने पड़ता। इसलिए हम 347 ऐसा प्रोजेक्ट को चुना है
जो हम लोग प्रायोरिटी बेसिस में, हम जहां कमिटेड फंड जिसके ऊपर हम कमिटेड फंड लगा रहे हैं, इसी के चलते अगले दिन हम ये प्रोजेक्ट को अगर पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद नया प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी समस्या है वो भी देखने को मिलती है कि कई बार राज्य सरकारें सहयोग नहीं करती रेल मंत्रालय का। आप लोग परियोजनाएं तो घोषित कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा समय से जमीन नहीं मुहैया कराई जाती। तो क्यों नहीं आप लोग राज्य सरकारों से और ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन रखते? बहुत बड़े गंभीर मुद्दा आपने उठाया। देखिए, रेल एक ऐसा चीज है जहां केंद्र और राज्यों की तालमेल रहना चाहिए। इसलिए हम लोग खुलकर स्वीकार करते हैं, हम लोग खुलेआम स्वीकार करते हैं जी, रेल के जितना प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो इसमें अकेले रेलवे का हिम्मत नहीं है, रेल का इतना साधन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या आग्रह किया, हिंदुस्तान के सारे सूबों को हम लोग ये दरख्वास्त की है कि आप आगे निकलो और हमारे साथ शेयरिंग करो। डिफेंस मिनिस्ट्री को हमें कहा, हम लोग पीपीपी मॉडल को अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। आज 10 ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जिसके साथ रेल 35 ऐसे प्रोजेक्ट एक साथ मिलकर कर रहे हैं। ऐसा भी जगह है ऐसा भी राज्य है हिंदुस्तान में जो राज्य हमारे रेल के साथ बड़े अच्छे तालमेल में काम करना चाहते हैं। इसमें झारखंड भी है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। ऐसा 10 राज्य हैं, 10 सूबे हैं जो हमारे साथ कहीं 50%, कहीं 60% शेयरिंग में हमारे साथ ये मतलब फंडिंग जो है, ये फंड शेयरिंग करते हैं। इसलिए हर सूबों को हम चाहते हैं, हमारा रेलवे की दफ्तर से हर सूबों के हम आग्रह ये करते हैं कि आप सब रेलवे के साथ फंड शेयर करें, हाथों में हाथ मिलाकर काम करें, क्योंकि रेल एक सर्विस है, ये सर्विस आम जनता की सर्विस है। जिस स्टेट इस सर्विस में भाग लेंगे उसी स्टेट का नफा होगा, क्योंकि रेलवे जहां रेलवे की पटरी बिछेंगे, पटरी लगेंगे, वहाँ माहौल बदल जाएगी, वहाँ आर्थिक हालत बदल जाएगी। इसलिए हर स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए। रेलवे सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाला विभाग है, 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं रेलवे के अंतर्गत। रेल कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं बतौर रेल राज्य मंत्री? हम रेलवे की कर्मचारी को हर महीना तो हमें जिनको उनका सैलरी तो देना ही पड़ता है। उसके बाद भी हमारा जो पेंशन फंड है, आप देखिए ये पेंशन फंड कितना, बहुत कई हजार करोड़ के रुपया के पेंशन फंड, और वो बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा हम स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब तरह तरह की बहुत सारे चीज़ें जो हम रेलवे कर्मचारी के लिए हमें देना पड़ता। आप कोई स्कूल भी देखिए रेलवे की हॉस्पिटल देखो, रेलवे कर्मचारी के बहुत सारे वेलफेयर फंड है। ऐसा ही नहीं, रेल मतलब जो अपाहिज भी है, अपाहिज को भी सेवा करने के लिए उनके लिए अलग विभाग खुल कर रखा है। स्पोर्ट्समैन से लेकर बड़ा हिंदुस्तान के इंजीनियर सारे रेलवे विभाग के अंदर हम लोग सबको जगह दिए हैं। इसलिए रेल सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर के एक सबसे बड़ा हिस्सा रेल को माना जाता, और सिंगल मैनेजमेंट के अंदर सारे दुनिया में रेल, हिंदुस्तान की रेल 1 नंबर में है। सिंगल मैनेजमेंट के अंदर इतना बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन सारे दुनिया में सिंगल मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। लेकिन अधीर जी, एक बड़ा सवाल हर बार उठता है जब भी रेल बजट पेश होता है, सिक्योरिटी का और साफ सफाई का। ट्रेनों में गंदगी, इसके अलावा प्लेटफार्म पर गंदगी, इससे कैसे निपटेंगे आप? हमारा जो रेल है, हर दिन 2.5 करोड़ मुसाफिरों इस रेल की सेवा उपलब्ध करते हैं। हर रोज 2.5 करोड़ मुसाफिरों, 8,000 से ज़्यादा स्टेशन हैं। मानते हैं कि हर स्टेशन साफ सुथरा नहीं रहता, गंदगी है। इसलिए क्लीनलीनेस
एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने आए हैं और इस साल की बजट में आप लोग देखे हैं कि हम ऐसा 103 ऐसा स्टेशन को चुना है जहां हम लोग क्लीनलीनेस के लिए एक सबसे बड़ा उसका हम लोग उसका ऊपर हमारा सारे कोशिशें डालेंगे और उसके बाद क्लीनलीनेस के लिए जो हम मैकेनिज्म बना रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं और कहने में मुझे शर्म नहीं है कि हाँ, रेल की तरफ से और आम जनता की जितना उम्मीद है रेल के ऊपर, ये बराबरी नहीं कर पाते हम लोग, और इससे ज़्यादा हमें साफ सुथरा के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये मानता हूँ। लेकिन जिस तादाद से हिंदुस्तान में सवारी बढ़ रहे हैं, मुसाफिरों की संख्या बढ़ रहे हैं, उस तादाद में हमें रेलवे की एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, स्टेशन की हम उतना एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। बात तो एक ही है, जितना राशि हमें चाहिए वो राशि नहीं मिलता है। आर्थिक हालत इतना ही संगीन है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो बात मैंने कई दफ़ा किए हैं, ज़मीनी हकीकत में बदलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। जो सच है वो सच हम जनता को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, आप साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है, ट्रेनों में खाने की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती है? आप जानते हैं कि हमारा कैटरिंग पॉलिसी का न्यू कैटरिंग पॉलिसी जो 2010 उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मेरा जो नया पुराने मंत्री पवन बंसल जी भी इसके ऊपर काफ़ी काम किए हैं। नया मंत्री जी जो सीपी जोशी साहब आए हैं, आज ही उनके साथ हमारा मुलाकात हुई, आज उनके साथ इसी विषय पर चर्चा भी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि रीजियोनल लेवल पे जो जनरल मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर एक एक रीजियन में हम लोग अलग अलग कैटरिंग करने के जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेवारी छोड़े, और ये जो नया कैटरिंग पॉलिसी हम लोग बनाए हैं, ये नया कैटरिंग पॉलिसी को जल्द से जल्द हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। पहले हमारा जो कैटरिंग पॉलिसी था उसमें हम आईआरसीटीसी को ये जिम्मेवारी सौंपा गए थे कि आईआरसीटीसी इसको एक मतलब कमर्शियली इनको इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से इस्तेमाल करते थे। आज हमारा कैटरिंग पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं। हमारा अभी कैटरिंग पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम सर्विस देंगे, प्रॉफिट नहीं, इसलिए कि आम जनता को क्वालिटी फूड दिया जाए। अगर हम आईआरसीटीसी खुद नफ़ा करे तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ज़्यादा वो पैसा लेंगे, ज़्यादा बीड मांगेंगे, ज़्यादा लाइसेंस फी, ज़्यादा कॉन्सेशन फी मांगेंगे। लेकिन अगर हम सर्विस करने जा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट में, सर्विस कॉन्सेप्ट में अगर हम इसको अपनाएं तो मुझे लगता है कि सस्ते में गुड क्वालिटी फूड हम दे पाएंगे। एक और बड़ा सवाल, आपने कई बार कहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात कही, रेलवे के घाटे में होने की बात कही, लेकिन आपको इसका बड़ा कारण यह नहीं लगता कि करप्शन है? जरूर है। रेलवे में करप्शन नहीं है कौन कहता है? हर जगह करप्शन। तो ये करप्शन दूर कैसे होगा? आखिर रेल राज्य मंत्री तो आप ही हैं। हाँ, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटिंग होना चाहिए, और जैसे सीबीसी से लेकर जितना विभाग है जो करप्शन के खिलाफ जिनका हाथ में औजार है, वो औजार को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये मानना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान की रेलवे में ये करप्शन फ्री नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान की रेलवे नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसा हिस्सा है, मैंने अगर ज़्यादा ना कहे तो हर अंग में, हिंदुस्तान के हर अंग में करप्शन तो है ही है। करप्शन की इंडेक्स अगर देखा जाए तो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में हम लोग तो आगे हैं हिंदुस्तान। मैं रेलवे राज्य मंत्री होने के नाते जरूर इसको मैं स्वीकार करूंगा कि रेलवे के अंदर करप्शन है, और ये करप्शन को हमें दूर करना भी है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटिंग होना चाहिए, और जितना करप्शन, एंटी करप्शन मैकेनिज्म जितना है
उस सारे मैकेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो रेल में जरूर सुधार आएंगे। मैंने ये कहता है कि रेवोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन जरूर रिफॉर्म आएगा। अब आपके गृह राज्य पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कुछ बात करेंगे। 2014 में लोकसभा का चुनाव होना है, आम चुनाव होना है। कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी? देखिए, बंगाल में कांग्रेस उतना तो ताकतवर नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि हमारा ताकत कम भी नहीं है। ये भी सही, उतना ताकत नहीं है कि हम ये कर सके, कह सके कि हम बहुत सारे सीट वहाँ से हासिल करेंगे आज के दिन, आज की तारीख में। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि अगले दिन कांग्रेस के लिए बंगाल में पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि बंगाल की आम जनता को एक बेतहाशा उम्मीद पैदा हुआ था जब बंगाल में लेफ्ट पार्टी जो सत्तारूढ़ थे 34 साल तक, लेफ्ट पार्टी को हटाने का बाद जब नई सरकार बनी थी, तब बंगाल के आम जनता को उम्मीद एक बेतहाशा तरीके से बढ़ चुके थे। लेकिन अभी वो उम्मीद दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। बंगाल के लोग काफ़ी सवालिया मतलब उंगली उठा रहे हैं आज की सरकार के खिलाफ, और ये अगले दिन बढ़ते रहेंगे। और आज कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर कांग्रेस खुद अपनों को असर्ट कर सके तो ये जो अपोजिशन स्पेस है, वो अपोजिशन स्पेस आज नहीं तो कल हमारा जेब में आएगा पक्का। तो इसलिए हमें बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। बंगाल में सीपीएम पार्टी टेस्टेड एंड ट्राइड। लॉजिक बड़ा सिंपल है, सीपीएम पार्टी टेस्टेड, ट्राइड एंड रिजेक्टेड। तृणमूल पार्टी अंडर द प्रोसेस ऑफ बीइंग टेस्टेड। तृणमूल पार्टी को लोग देख रहे हैं, और तृणमूल पार्टी को देखते लोग अभी धीरे धीरे इनका खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिए हैं। तो अगले दिन विकल्प कौन रहेगा? विकल्प कांग्रेस रहेगा। मगर एक शर्त तो इसमें है कि कांग्रेस पार्टी को असर्ट करना पड़ेगा। आम जनता को लिए कांग्रेस पार्टी को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आम जनता को तसल्ली हो कांग्रेस के ऊपर, आम जनता को यकीन हो कांग्रेस के ऊपर कि हाँ, कांग्रेस कुछ कर पाएंगे, कुछ कर सकेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, कांग्रेस की जो गुटबाजी है पश्चिम बंगाल के अंदर, राज्य के अंदर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है? नहीं, ये ज़्यादा गुटबाजी बंगाल की कांग्रेस में नहीं है। गुटबाजी कौन पार्टी में नहीं है? कहिए भाई साहब। जहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, सारा दुनिया में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सारे पार्टी में गुटबाजी तो है। ये भी हमारा गुटबाजी भी एक पॉलिटिक्स का एक अंग है, ये भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स गुटबाजी। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल में उतना ज़्यादा गुटबाजी नहीं है कि ये हम कह सकें कि गुटबाजी की बजाय बंगाल की पार्टी का विकास नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब कोई अवसर नहीं है। और आप कुछ निजी बातें करेंगे आपसे, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? मैंने तो वैसा इत्तेफाक में आ चुके हैं मैंने, क्योंकि मैंने कभी कांग्रेस पार्टी में आएंगे ये सोचकर मैंने कभी पॉलिटिक्स नहीं किया पहले, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़का हूँ। मेरा पिता माताजी जब बांग्लादेश थे, बांग्लादेश से हिंदुस्तान घूमने के लिए आए थे, और जब हिंदुस्तान में काफ़ी तीर्थ स्थान भ्रमण करते थे तो दंगा लग गया था, और उस दंगे में हमारा परिवार यहाँ फंस चुके थे हिंदुस्तान में, और जा नहीं पाए, आज तक जा नहीं गए। तो मतलब यह है कि मैं रिफ्यूजी फैमिली का एक लड़का हूँ। फिर भी मेरा पार्टी मुझे इतना बड़ा पद दिया, मैडम सोनिया गांधी को मैं शुक्रगुजार हूँ। इसलिए बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या है, जो सत्तारूढ़ पार्टी थे सीपीएम पार्टी, वो सीपीएम पार्टी बंगाल में क्या किया, सारे सोसाइटी को या तुम नहीं तो हम, इसमें डिवाइड कर दिया। तो हम लोग अगर न्यूट्रल रहना चाहते भी तो नहीं रहने दिया, इसलिए कि हमारे खिलाफ कभी केस डाला था पुलिस ने। तो तरह तरह की मतलब झूठ मूठ इल्जाम में हम लोग को फंसाते रहते गए। इसलिए
कि हम लोग सीपीएम करें, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर वहाँ उनको मदद करें। तो हम स्वीकार नहीं किया तो फिर हमारे खिलाफ बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर हमें फंसाया गया था। तो मैंने देखा कि इस ज़माने में अगर सही ढंग से चलना है, मैं जैसे लोगों के लिए, मैं दूसरे लोगों को बात नहीं करते, मैं जैसे इंसान के लिए, तो एक ही पार्टी है जहां हम जा सकते, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक जो पार्टी हिंदुस्तान की हर कोने में आम जनता की दिल में छाए हुए हैं, उस पार्टी में हम जा सकते हैं। इसलिए कि यहाँ कोई कैडर नहीं होने पड़ता, यहाँ कोई रेजिमेंटेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आना बहुत सहज है, आसानी से यहाँ कोई आ सकते हैं, आसानी से कोई यहाँ से जा भी सकते हैं। तो मैंने सोचा मेरे लिए कांग्रेस पार्टी सही होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हर तरीका की लोगों के यहाँ स्थान है। यहाँ अमीर भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते, गरीब भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते, ब्राह्मण भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते, शूद्र भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते, हिंदू भी आ सकते, मुसलमान भी आ सकते। तो मैंने सोचा मैं एक छोटा मोटा आदमी क्यों ना हो भलाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमें जाने का रास्ता जो है वो आसान है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में मैंने आ गया। और मेरा ज़िंदगी की एक बड़ा एक कठिन मतलब वक्त था, दुख का भी था कि 1991 91 साल में मैं राजीव गांधी के हाथ पकड़ के कांग्रेस पार्टी का चुनाव में उतरा था। मुझे अभी भी याद है 11 मई, शायद 10 या 11 मई, राजीव जी मुर्शिदाबाद की बहरमपुर में गए थे और मैं उनका हाथ पकड़ के कांग्रेस पार्टी में आए थे। और कई रोज बाद, 10-12 दिन बाद फिर उनको मौत हो गए थे सीपेरामपुदुर में। मुझे वो दिन अभी भी मैं भूलने नहीं पाते कि जिस एक शख्स को देखा मैंने, जैसा कि इतना सुपुरुष है, इतना सुंदर, इतना साबलील, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं करूंगा कि देखने में लगता था कि एक एंजल, राजीव जी को देखने में मुझे ये महसूस हुआ कि एक एंजल जैसा लोग मेरे सामने आ गए। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं करते, वो लोग कुछ दिन के अंदर मौत हो गए इसी तरीके। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो उसके बाद मेरे खिलाफ भी सीपीएम पार्टी बहुत सारे इल्ज़ाम लगा के फंसाने का कोशिश किया। 5 साल मैं अपना क्षेत्र में जाने नहीं सका। 5 साल के बाद 1996 में हम बाहर से चुनाव लड़ा, जहां चुनाव लड़ने के समय एक कैंडिडेट को जाना जरूरी है आम जनता के घर के द्वार के पास, आम जनता की द्वार में जाकर भीख मांगना पड़ता, आशीर्वाद और दुआ मांगने पड़ता। वो मौका मुझे नहीं मिला। कैसे मैं वोट किया? कैसेट बजाकर। मैंने कैसेट बजाकर आम जनता को वोट मांगा, आम जनता वोट दे दिया। 1996 में मैं एमएलए बन चुके थे और 99 में एमपी, 3 साल एमपी हो गया 3 दफ़े, और अभी तो छोटा मोटा मंत्री भी बन चुके हैं। आपकी दुआ में यही चल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए अधीर रंजन चौधरी जी। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी जी, भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।